गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मास एंड इनर्शिया के जो आपस में रिलेशन है उसके बारे में हम इसको दोबारा कैरी करते हैं। अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल चार्ज टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी will produce a negligible change in the motion of a train। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी में हमने देखा था जो चार्ट में हम फोर्स लगा रहे थे और चार्ट क्या हो जाता, ग्लास के ऊपर से मूव हो जाता। अगर हम उतना ही फोर्स किसी ट्रेन में लगाएं, कोई ट्रेन के ऊपर लगाएं, तो इसकी वजह से जो मोशन है ट्रेन का उसमें कोई भी चेंज या फिर जो चेंज होगा वो ना के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन कंपेरिजन द चार्ट द ट्रेन हैज़ अ मच lesser tendency to change its state of motion। तो ऐसा इसलिए होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो ट्रेन है उसके पास ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के उसकी पोजीशन में थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, उसके पास एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए क्या है, बहुत कम इफ़ेक्टिव है। Accordingly, we say that the train has more inertia than the chart। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो ट्रेन है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, और जो चार्ट है उसका कम है। कैसे है कम, कैसे है ज़्यादा? जब हम इनर्शिया की बात करते हैं, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, वो उसके मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक ट्रक खड़ा है और उस ट्रक को अगर आप उसमें एक फोर्स लगाते हैं, केवल एक सिंगल आदमी अगर उसमें फोर्स लगा के उसे हिलाने का प्रयास करे तो उसको वो हिला नहीं पाएगा, क्योंकि इसका मास क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। मास क्या है उसका, हाई है। अगर इसके बदले अगर हम बात करें एक छोटे से कार की, ठीक है, अगर हम बात करें एक कार की, तो इस कार को मूव करने में हम केवल एक सिंगल आदमी भी इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या मास क्या है, इसका मास क्या है, लो है, बहुत कम है। एक ट्रक के अकॉर्डिंग या फिर एक बस के अकॉर्डिंग एक कार का मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस एग्जांपल में हमने समझा कि जो इनर्शिया है ट्रेन का वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू चार्ट की। एक चार्ट क्या है, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा ही तो है वो ना, एक पेज से बना हुआ, सॉरी एक पेपर से बना हुआ वो है, तो उसका जो इनर्शिया होगा वो काफ़ी कम होगा। Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है उसे क्वांटिटिवली हम किस में मापते हैं, उसके मास में। वी में दस थस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। हम मास और इनर्शिया को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं आपस में? Inertia is a natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest। इनर्शिया को हम क्या मानते हैं, एक नेचुरल टेंडेंसी मानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि क्या हमने पढ़ा इनर्शिया के बारे में अभी तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो वो क्या करता है, वो मूविंग की ही स्टेट में रहना चाहता है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे ऐसा है जो रेस्ट की स्टेट में है तो वो हमेशा रेस्ट की स्टेट में रहना चाहता है।
and the masses of an object is measured of its inertia। जो ऑब्जेक्ट का मास है उसके द्वारा ही हम उसके इनर्शिया को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट when an unbalanced external force act on an object its velocity changes। हमने फर्स्ट जो मोशन का फर्स्ट लॉ था उसमें हमने पढ़ा अगर किसी ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन। क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होता है तो उससे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट। तो अब हम इस बात को समझेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर हमने फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे उसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आ पा रहे हैं। ठीक है। एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। और हम इस बात को भी जानेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट के जो फोर्स हैं, ठीक है, उसको हम कैसे मापेंगे। किसी ऑब्जेक्ट में हमने कितने अमाउंट में फोर्स लगा रखा है, इस बात को भी हम जानेंगे। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। ठीक है। अब हम अपने जो डेली ऑब्जर्वेशन हमारी लाइफ में हम देखते हैं उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम दो खिलाड़ी आपस में टेनिस से खेल रहे होते हैं, ठीक है, और किसी प्लेयर पे अगर वो गेंद जा कर के लग जाती है तो उससे वो ज़्यादा हर्ट नहीं होते। इसके अलावा अगर ऑन द अदर हैंड मैन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर इट्स में हर्ट हिम। अगर इसके बदले कोई फास्ट तेज़ी से आती हुई क्रिकेट की गेंद अगर किसी देखने वाले पे लग जाती है तो क्या हो जाता है, वो हर्ट हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है। अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्कड अलोंग अ रोड साइड। क्या होता है, जब कभी कोई ट्रक अगर खड़ा हो रोड के किनारे पे तो हमारा उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। ठीक है। जनरली हम देखते हैं अपने घर के आसपास या फिर मार्केट में अगर कोई ट्रक खड़ा है, हम मार्केट की ओर जा रहे हैं तो उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। बट अ मूविंग ट्रक even at speed as low as 5 meter per second may kill a person standing in its path। लेकिन क्या होगा अगर कोई ट्रक रोड पे चल रहा है बिल्कुल हल्के हल्के, तो वो भी क्या करेगा, उसको देखकर हम डर सकते हैं क्योंकि क्या हो रहा है, वो मूविंग की स्टेट में है और उससे उसके जो पाथ में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आई तो उसकी वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में रहना मुश्किल होगा। ठीक है। अगर कोई पर्सन उसके आगे पे खड़ा हो गया ट्रक के चलते हुए ट्रक की रोड में तो क्या होगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट में किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। कभी कभी क्या होता है कि हमको एक लकड़ी से लग जाती है या फिर एक पत्थर से हमें लग जाती है तो हम जनरली हमारी डेथ नहीं होती। लेकिन कभी अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन पे गन फायर करता है तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है।
These observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and velocity. तो ये क्या हुआ, इससे हमें किस चीज़ के बारे में पता चला इन एग्जाम्पल से, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है, या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो अपना प्रभाव डालेगी, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। किस किस चीज़ पे? एक तो वो डिपेंड करती है उसके मास पे, और दूसरा उसकी वेलोसिटी पे। सिमिलरली, इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सिलरेटेड है, ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो उतनी ही ग्रेटर वेलोसिटी के साथ क्या होगा, मूव करेगा। जैसे हम एक बॉल को पकड़ते हैं अपने हाथ में और उसको थ्रो करें, तो जितना ज़्यादा हम दूर फेंकना चाहें, ठीक है, या जितना तेज स्पीड से हम फेंकें उसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही तेज फोर्स भी लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जो फास्ट बॉलर होते हैं उनका जो रन अप होता है वो काफ़ी क्या होता है, लंबा होता है, और जब वो बॉल फेंकते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, फोर्स भी अप्लाई करते हैं, तब जा कर के उनकी क्या होती है, स्पीड काफ़ी तेज होती है। इसके बदले अगर हम देखें स्पिनर्स बॉल को, तो क्या होता है, उनका रन अप भी काफ़ी कम होता है, और वो जब बॉल फेंकते हैं तो उस टाइम पर वो ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तब होगा जब उसमें एक ग्रेटर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, और उसमें एक ग्रेटर वेलोसिटी क्या होगी, वो ग्रेटर वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस होगी। इन अदर वर्ड, देयर अपेयर टू एग्जिस्ट एनी क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स हमने लगाया है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक मास और दूसरा उसकी वेलोसिटी पर। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम। तो इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, उसका मोमेंटम कहते हैं। कि मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है पावर ऑफ फोर्स, किसी फोर्स में कितनी ज़्यादा पावर है। और इसको हम निकालते क्या है, वेरी सिंपल, इसका फॉर्मूला है द मोमेंटम p ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास m और वेलोसिटी v के प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया, मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। वन सच प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि जितना ज़्यादा हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगाएंगे उसको एक्सिलरेट करने के लिए, ठीक है। अगर कोई बॉलर बहुत तेज स्पीड से गेंद फेंकने जाता है, तो वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा बॉल के ऊपर फेंकते टाइम, और उसकी वजह से जो बॉल है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो फोर्स ऑफ पावर होगी, तो उस बॉल को फेंकने के बाद वो कितनी स्पीड से, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, मान लिया जाए वो स्टैम्प से टकराई, काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया था, तो शायद क्या स्टैम्प भी टूट सकते हैं। आपने देखा होगा मैचेस में क्या होता है, जो स्टैम्प होते हैं कभी कभी वो टूट भी जाते हैं, या फिर कभी जो क्रिकेटर होता है, जो प्लेयर होता है, बैट्समैन, उसको अगर उस बॉल से लग जाए तो वो काफ़ी देर तक क्या हो जाता है, किनारे पे बैठ जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, उसका मोमेंटम बोलते हैं। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना इम्पैक्ट डाला है, ठीक है, कितना अपना प्रभाव डाला है, उस फोर्स का क्या पावर था, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का
मोमेंटम बोलते हैं। और इसको कैसे हम निकालते हैं, P इक्वल टू एम इंटू वी, मल्टीप्लाई करके मास और वेलोसिटी के को किसी भी ऑब्जेक्ट के हम उसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।